ठीक है, चैट ऑफ है, जिसको कुछ पूछना हो वो अपना हैंड जो है ना वो रेज कर देना, जो कुछ पूछना हो। यस, बोलो क्या हुआ? मैंने सबके हैंड डाउन कर दिए हैं, अब नोबडी विल रेज द हैंड अंटिल उसको कुछ पूछना ना हो, है ना? ठीक है, बात कर रहे थे। कौन से नंबर की हेडिंग है ओम? सर 7th। 7th नंबर हेडिंग है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस सर। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो डेफिनेशन है वो है एनर्जी रिलीज्ड। जो डेफिनेशन होता है मेरे ख्याल से आप सबको पढ़ाया गया होगा उसमें पीरियोडिक टेबल में। सो उसमें ये था कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन electron is added into a isolated gaseous atom। ये इसका ये था, है ना? इस तरीके से था, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में क्या होता है, एनर्जी को रिलीज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब यही है कि एक आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और मोस्टली डेल्टा एच ई जी जो पहला वाला होता है वो कैसा आता है, वो नेगेटिव आता है, दूसरा वाला पॉजिटिव आता है, लेकिन हम यहाँ पहला वाला ही जो है ना वो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। नौ अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे, और वो ये है कि हेलोजन फैमिली की अगर बात की जाए, हेलोजन फैमिली का अगर डिस्कशन किया जाए तो हेलोजन फैमिली में एफ एटम का जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आता है एफ एटम का, ठीक है, वो आता है माइनस का 333 किलो जूल पर मोल। यू कैन चेक द डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी डेटा चेक करते सकते हैं। सीएल गैसेस एटम का आता है माइनस का 349 किलो जूल पर मोल, और ब्रोमीन एटम का जो आता है वो क्या आता है, माइनस का 325 किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है। आई एटम का जो आता है वो कितना निकल के आता है, वो माइनस का 296 किलो जूल पर मोल निकल के आता है, डेटा ये आता है, ठीक है, ओके, इस तरीके से रहता है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर से जब नीचे जाते हैं, ऐसे करके नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं इस तरीके से, है ना, तो ज़्यादातर जो होता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती है ना। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होता है ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे दो तीन समस्याएं हैं। जब भी आपसे ये बोला जाता है, जब भी ये स्टेटमेंट दिया जाता है, क्या ये स्टेटमेंट दिया जाता है, डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इसका आप अपने माइंड में क्या मीनिंग निकालते हो, है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस का क्या मतलब होता है? इंक्रीजेस का मतलब है कि वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव, वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव, मतलब मोर नेगेटिव का मतलब है बिकम मोर एक्सोथर्मिक, है ना। मोर नेगेटिव का मतलब है मोर एक्सोथर्मिक हो जाएगा, है ना। वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव, मोर एक्सोथर्मिक जो है ना वो हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ज्यादा एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव साइन जहाँ पे जो सिग्निफाई कर रहा है वो केवल ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होगी, है ना, ये बता रहा है, एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है, जो रिलीज हो रही है ना, ये वाला एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, इस रिलीज को ही जो है ना वो क्या यहाँ पे समझा रहा है, माइनस साइन केवल बता रहा है। तो ज्यादा नेगेटिव होती जाती है ना, इस तरीके से। और अगर कोई ये कहता है कि डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज की बात कर रहा है, ठीक है, तो अगर डेल्टा एच ई जी की वैल्यू डिक्रीज की बात कर रहा है, शुभम क्या डाउट है आपको, है ना, डिक्रीज की वैल्यू अगर कर रहा है डेल्टा एच ई सर जी, आपका डेल्टा एच नीचे आने पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ब्रोमीन का -325 है। ब्रोमीन का, हाँ -325 लिखा है, तो हाँ, सर वो तो ऊपर से ज्यादा है। किसका, किससे ज्यादा है?
तो क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन का -349 है, ब्रोमीन का -325 है। हाँ, तो थर्ड पीरियड वालों का चेंज होता है ना, अभी बताऊंगा ना। थर्ड पीरियड वालों का जो ये आपको एक स्टेटमेंट बताया गया होगा पीरियोडिक टेबल में कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक में, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड वालों से ज़्यादा होती है। और आपको ये भी बताया गया होगा कि Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना वो क्या होगा, वो ब्रोमी F एटम से ज़्यादा होता है। Cl एटम का क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो फ्लोरीन एटम से ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब क्या लिखा है ना, पढ़ो। इंक्रीजेस का मतलब वैल्यू बिकम, तो वैल्यू मतलब और नेगेटिव हो जाएगा। और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव, है ना, है ना, वैल्यू बिकम मोर नेगेटिव हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, वैल्यू बिकम, लेस नेगेटिव, या पॉजिटिव होगा या कम नेगेटिव होगा। हाँ, वैल्यू बिकम लेस नेगेटिव, है ना, लेस एक्सोथर्मिक होगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। और बिकम मोर पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, है ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उतना ज़्यादा कम माना जाता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपको एक स्टेटमेंट आपको ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसमें कि थर्ड पीरियड एलिमेंट, माइक बंद रखो जिनका भी शोर हो रहा है। आई थी आप माइक बंद, ओम और आदित्य आप लोग माइक बंद ही रखेंगे, जब बोला जाएगा ओपन करने के तभी बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होगा कि थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, है ना। ये चीज आपने देखी थी ऑक्सीजन और सल्फर में भी देखा था आपने, है ना। ऑक्सीजन फैमिली में बताया था सल्फर का ज्यादा होता है ना, सल्फर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो था ऑक्सीजन फैमिली जब देखा था तो सल्फर का ज्यादा आया था, किससे, ऑक्सीजन का। सल्फर का -200 किलो जूल पर मोल था और ऑक्सीजन का -141 था। सल्फर की नेगेटिव कितनी थी, -200 किलो जूल पर मोल थी, और इसकी कितनी थी, -141 या 140 का डेटा, आई थिंक यही सब डेटा मिलता है। तो ऑक्सीजन से सल्फर में जाते समय घटना चाहिए था लेकिन बढ़ जाता था। वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो किसका होता है, वो Cl एटम का ज़्यादा होता है किससे, F एटम का। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बता दूं कि जो Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में, इससे ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होता है। यू कैन रिमेंबर इट, आप इसे याद रख सकते हैं, है ना। ये हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन डेल्टा Hg वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा। मतलब नो डाउट हेलोजन फैमिली में तो इसकी ज्यादा है ही, लेकिन एक्चुअली इंटायर पीरियोडिक टेबल में भी आपका जो Cl एटम होता है उस Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है ना, वो Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होता है ना। Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंटायर पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होता है। अब आपको एक क्वेश्चन और भी है कि भाई Cl एटम का ज़्यादा क्यों हो गया, है ना, क्लोरीन एटम का ज़्यादा क्यों होता है। क्वेश्चन यही आता है कि वाई Cl एटम हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन F एटम। तो ऐसा कौन है क्लास में जो बता सकता है इस चीज को, जिसको याद हो अपने क्लास में, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो रिपल्जन फेस करता है, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन रहता है, एफ एटम का साइज छोटा है करके। यही रहता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। एफ एटम हमारा जो होता है ना साइज में स्मॉल होता है, छोटा साइज का एफ एटम होता है, और Cl एटम बड़े साइज का होता है, ठीक है, बड़े साइज का होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसके पास अगर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, तो इसके पास क्राउडिंग ज़्यादा है। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आप, ये ऐड होना नहीं चाहेगा, आप जबरदस्ती ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7।
तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स सिचुएशन है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा तो इनके बीच में रिपल्शन होगा तो, लेकिन उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा, है ना, यहाँ पे लेस रिपल्शन होगा। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन में और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन में, आई रिपीट, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच रिपल्शन यहाँ पे कम होगा, तो आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए या फिर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो 2p5 में जुड़ेगा, 2p5 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 2p6 हो जाएगा। तो छोटी साइज की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल से जुड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे 2p, यहाँ पे 3p6, 3p5 में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे 3p6 लिखना, ऐसे लिखना। अगर आपके पास रिपल्शन वाला और ऑर्बिटल वाला अगर दो में से ऑप्शन है तो आप लोग ऑर्बिटल वाला लिखिएगा, रिपल्शन वाला लिखा। और क्योंकि एनसीईआरटी ने कौन सा लिखा है, देखा है आप लोगों ने एनसीईआरटी का बॉक्स वाला क्वेश्चन? कितने लोगों ने देखा है एनसीईआरटी का बॉक्स वाला क्वेश्चन? दे रखा है बॉक्स के अंदर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, है ना, देखा है थी? हाँ देखा है आपने? हाँ, तो उसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, उसमें ऑर्बिटल वाला एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना, है ना? Yes, sir. हाँ, तो उसमें 2p5 और 3p5 को मेंशन करना मत भूलना, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम ही है, आप इस तरीके से जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और वो है हमारा हैलोजन फैमिली में 7th नंबर हो गया, 8 नंबर पे आ जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। 8 नंबर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माइक बंद कर लो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? तो आपको पता है कि फ्लोरीन एटम अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता होता है, तो ये होता है FCl Br और I, इस तरीके से घटता जाता है। F एटम की पाउली स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, Cl एटम की 3.2 है, ब्रोमीन एटम का 3 है, आयोडीन एटम का 2.7 है, ठीक है। एनसीईआरटी का अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, 3 दिया हुआ, 3.0, और Cl एटम का भी 3.0 दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली Cl का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, है ना, इस तरीके से रहता है। बट एनसीईआरटी में दोनों बराबर, तो लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोग लेके चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, है ना, उस तरीके से। लेकिन जैसे आपसे ये कहा जाए कि NCl3 में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, है ना, रोहित, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसमें NCl3 में? कुशाग्र, है ना, रूपाली, कितना होगा? मैंने माइक ओपन किया आप लोगों के। नाइट्रोजन का +3 होगा, क्लोरीन हर पर -1 आ जाएगा। हाँ, तो ये जस्टिफाई हो रहा है इस न्यूमेरिकल वैल्यू से, ये जो -3.2 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे जो हम लोग 3 यूज कर रहे हैं ना, ये, है ना, ठीक है। यस सर। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आप इन जनरल थोड़ा सा हल्का सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी मान रहे हैं? Cl की ही मानी जा रही है ना। तभी तो हम तो यहाँ पे नाइट्रोजन NCl3 के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, Cl को ही एक तरह से क्या दे रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दे रहे हैं ना। लेकिन आपको जब मैंने NCl3 की हाइड्रोलिसिस पढ़ाई थी तब मैंने NCl बॉन्ड कैसा माना था, ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड माना था, देखना आप अपनी कॉपी में। NCl3 के जब मैंने हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था तो NCl बॉन्ड मैंने क्या किया था, लगभग नॉन पोलर माना था, और क्या किया था, इसके ऊपर वाटर का अटैक कराया था, और इससे HOCl और अमोनिया बनाया था, ठीक है, इस तरीके से रहता है। ओके, सो रेज, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत है ज़्यादा कुछ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना, नोट कर लिया होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 जो है ना वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है। ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, आप सब लोग जानते हो इस चीज़ को, है ना, कि भाई बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो, है ना। सो ये भी रहेगा ना, बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल भी होता है कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ये पूरा बनता है, इस तरीके से बनता रहता है।
और काफ़ी क्वेश्चन कराते हैं, कहीं एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर यूज़ करते हैं, वीबीटी में यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस में यूज़ करते हैं। आजकल मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस पढ़ा रहा हूँ, तो जो है ना वो आप लोग देखिएगा, उसमें मतलब ये सब चीज़ें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह भी पढ़ाया भी है ना। एक चीज़ मुझे और बतानी थी आप लोगों को, रुको एक मिनट, और वो थी मुझे क्या था, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये मैंने अगर जिसके पास वेबसाइट का मेंबरशिप है ना, उसके लिए तो मैंने आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स कुछ और ऐड किए हैं, है ना। मतलब आप लोग जिनका आइसोमेरिज्म वीक है वो देख सकते हैं, काफ़ी लेक्चर और से कुछ अच्छे नए लेक्चर मैंने 30 बना दिए हैं। ये MABCD के आपको 30 वो बताए गए होंगे। ये कंपाउंड ऑर्गेनिक उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 30 बनते हैं ना इसके आइसोमर्स, ये मैं 30 ड्रॉ कर दिए हैं पूरे, ये 30 के 30 ड्रॉ करके बता दिए। देखो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्टीरियो 30 ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये सब के भी लेक्चर मैंने वहाँ पे ऐड किए हैं अभी रिसेंटली। तो अगर जिसको, क्योंकि मैंने कहा चलो बता देते हैं आप लोगों को, जिनके पास है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, लगभग सभी लोग यूज़ ही कर रहे हैं, ये पूरे बता रखे हैं। मतलब जो ये सब बड़े बड़े ये था जिनको आपको याद करने के लिए बोला गया था, उन सबको भी मैंने बना दिया है ना, इन सबको भी बना दिया है ना, इस तरीके से। तो जो डिफिकल्ट है ना, मोस्ट डिफिकल्ट जाते हैं, है ना, तो ये जेई का क्वेश्चन भी कराया था उस दिन अपने स्टूडेंट को, उन लोगों को, ठीक है। तो ये सारे बता दिए हैं मैंने, जितने भी है ये मैंने और भी कंपाउंड बना के बता दिए हैं, तो बहुत अच्छे से बना दिए। मतलब अब इससे ज़्यादा अपना को ज़रूरत नहीं है ना, इस तरीके से ये सारा बता दिया है मैंने। ये मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का भी बता दिया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये भी बता दिया है ना। तो जिनके पास है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तैयारी करना चाहे वो कर लेंगे, इस तरीके ना। ये भी पढ़ा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वगैरह कोई बताया हुआ है। अगर ये सब नहीं हुआ है किसी का तो ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं ना, यहाँ से सारे लेक्चर मैंने ऐड कर दिए उसमें, ठीक है। तो बार बार मुझे मेटल कार्बनेस भी अभी पढ़ा दिए हैं, सारा कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। ठीक है ना, मैंने कहीं बता देता हूँ आप लोगों को, वापस आते हैं। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट था मैं यही बता रहा था आपको। तो जहाँ तक इसकी बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी, मतलब कुल मिला के यही है कि बॉन्ड लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है, और बॉन्ड लेंथ घटाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाता है। इन जनरल तो जो रूल है वो यही फॉलो होता है, इन जनरल जो रूल है वो तो यही फॉलो है। तो गायब हो गया। तो बॉन्ड लेंथ जो है ना बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा, और बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। हेलोजन फैमिली में अगर देखें, हेलोजन फैमिली में अगर देखें तो हेलोजन फैमिली के अंदर क्या होता है, जब हमने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखा तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमने देखा तो F2 का सबसे कम है, फिर Cl2 का उससे बड़ा है, फिर Br2 का देखा तो और बड़ा है, क्योंकि ये तो साइज ऑफ एटम से डायरेक्टली समझाया जा सकता है ना, ठीक है। साइज ऑफ एटम से डायरेक्टली समझाया जा सकता है, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम से क्या होगा, डायरेक्टली समझाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, एटम का साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर FCl Br I, टॉप टू बॉटम जाने पे लगातार क्या हो रहा है, साइज जो एटम का है, ठीक है, साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो बड़े साइज के एटम की जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, बड़े साइज के एटम का जो बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, बड़े साइज के एटम का जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाता है, वो बड़ा बॉन्ड लेंथ आता है, ठीक है। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, अगर हम बॉन्ड लेंथ का डेटा देखें तो मैं आपको बॉन्ड लेंथ का डेटा भी देता हूँ। बॉन्ड लेंथ का जो डेटा है वो कितना है ना, बॉन्ड लेंथ का डेटा मैं आपको पिकोमीटर में दे रहा हूँ। पिकोमीटर में आप देखोगे तो ये 142 पिकोमीटर है, ये 199 पिकोमीटर है, ये 228 पिकोमीटर है, और ये 267 पिकोमीटर है। ओके, जो बॉन्ड एनर्जी का जब डेटा देखना चालू किया तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, उसका बॉन्ड एनर्जी का डेटा सबसे ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी बॉन्ड एनर्जी का डेटा 158 आता है। बॉन्ड एनर्जी का डेटा मैं किलो जूल पर मोल में लिख रहा हूँ, ये 158 किलो जूल पर मोल आता है। Cl का जो आता है 242 आता है,
है ना, और इसका 192 आ रहा है और इसका 151 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। तो आप देखोगे कि जब बॉन्ड एनर्जी को हम लिखते हैं तो बॉन्ड एनर्जी की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उसमें Cl2 का सबसे हाईएस्ट आ जाता है बॉन्ड एनर्जी, है ना, फिर आता है Br2 का दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कहीं जाके क्या हो जाता है, F2 हो जाता है, और लास्ट वाले नंबर पे कौन रहता है, वो I2 रहता है। तो ये इसको फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो नहीं करता है? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की जो रिलेशनशिप आपने ऊपर लिखी थी उसको ये फॉलो नहीं करता है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए। और ये क्यों फॉलो नहीं करता है उसको आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद रेजोनेंस में किसी ने आपको यहाँ जरूर बताया होगा VSEPR थ्योरी में, है ना। यहाँ जब पढ़ाते हैं तो लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं ज़्यादातर, मैं देखा है। और वहाँ बताया गया होगा कि जो F एटम है, F एटम के ऊपर में छोटा एटम है, 3 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर के बीच में आपस में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये रिपल्शन की वजह से जो होता है, इंटरनल रिपल्शन पहले से ही ज़्यादा होते हैं। तो बस आपको क्या यहाँ पे अगर आप देखोगे तो VSEPR थ्योरी कहती है कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन जो है ना वो ज़्यादा है, और यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन जो है ना वो क्या है, वो कम है। तो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई ये जो है ना वो 2 लोग हैं जिनमें आपस में ऑलरेडी रिपल्सन एग्जिस्ट करता है, और अगर उनको अलग होने की बोली जाए तो आसानी से अलग हो सकते हैं। तो वही है कि F2 पार्टिकल के अंदर ऑलरेडी रिपल्शन क्या थे, ऑलरेडी ज़्यादा रिपल्शन थे, बस उनको थोड़ा सा एनर्जी लगता है और वो क्या हो जाते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं सबके हैंड लोअर कर रहा हूँ। अब किसी को डाउट हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। बोलो। बोर्ड पे पढ़ाई हुई है प्लीज। हाँ बोलो, और कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है इस वाले सेक्शन में? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। हाँ बोलो। ए बोलो भाई, ए फॉर एप्पल बोलो। सर थोड़ा साउंड इंक्रीज कर देते। किसका? सर थोड़ा साउंड इंक्रीज कर देते। साउंड तो सेटिंग देख लेता हूँ, साउंड की सेटिंग, एक मिनट रुकना। साउंड की सेटिंग तो सही है यार, यही आ रही साउंड की तो सेटिंग। थोड़ा तेज बोल देता हूँ और क्या, ठीक है, थोड़ा तेज बोलता हूँ ना। ओके, और बोलो। हाँ सुनील क्या बोल रहे हो? सर ये आपने बताया कि Cl2 से कम होती है, तो सर ये Br2 के बाद क्यों चला गया फिर? Br2 से भी कम हो जाती है यार, ऐसा है ना, वही तो चक्कर है। मतलब जो रिपल्शन है वो उसी ने इतना किया कि वो Br2 के बाद भी जो है ना, Br2 से भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तभी तो याद रखना जरूरी है। हाँ तो सर इसके अंदर जो रिपल्शन हो रहा है उससे तो बॉन्ड लेंथ इनकी ज्यादा होनी चाहिए ना? बॉन्ड लेंथ में बहुत स्लाइटली इंक्रीमेंट आएगा अगर रिपल्शन से तो, लेकिन जो अल्टीमेटली जो साइज में बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, है ना। क्लोरीन एटम का जो साइज है वो F एटम से ज्यादा ही है, तो इसलिए वो ज्यादा ही रहेगा, है ना। थोड़ा बहुत आप इंक्रीमेंट सोच सकते हैं, लेकिन उसने इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाया कि वो Cl2 से ज्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं होता है। लेकिन हाँ, बॉन्ड एनर्जी में फर्क पड़ता है। मयंक बोलो। मयंक बोलो, जल्दी बोलो। हेलो। हाँ सर आपने वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डायग्राम बनाया था एक बार वो दिखा देंगे? इलेक्ट्रो नेट प्रॉब्लम से दिख नहीं पाया। हाँ सर। और सर ये Cl के ऊपर आपने क्या लिखा है? किस Cl के ऊपर? ये जो डायग्राम में N का NCl3 का जो आपने वो बनाया है स्ट्रक्चर। ये वाटर का पार्टिकल का अटैक कराया था उसमें, हाइड्रोलिसिस के समय Cl पर अटैक कराया था। ओके सर। ठीक है, Cl पे अटैक कराया ना। ओके चलिए, तो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, और वो है इनके कलर फॉर्मेशन की बात करेंगे, है ना। कलर जो है ना, कलर ऑफ हेलोजन कंपाउंड, है ना, हेलोजन मॉलिक्यूल्स, है ना, हेलोजन फैमिली। 10th नंबर पॉइंट है कलर फॉर्मेशन, या कलर ऑफ कर दो, फॉर्मेशन तो क्या वो होते ही कलर है सारे। कलर ऑफ
तो हेलोजन मॉलिक्यूल्स का कलर, वैसे तो इन जनरल आप लोगों ने तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा ही है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपने पढ़ा है वहाँ पे या कलर वगैरह के बारे में आपको बताया गया होगा। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं केमिस्ट्री में, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स आर कलर्ड, है ना, ठीक है। एक स्टेटमेंट चलता है केमिस्ट्री में, क्या चलता है कि मोस्ट ऑफ द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स आर कलर्ड। ज़्यादातर जो है ना पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स जो है ना वो कलर्ड होते हैं, है ना, कलर्ड होते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास, जैसे हमारा KO2 है, जैसे हमारा NO2 है, ठीक है ना, ये ऑरेंज सॉलिड होता है, को पता होगा, है ना, ठीक है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, MOT से निकालना, इसमें BBT लगाना, बॉन्ड बनाना, तो ये आपको पता ही है कि रेड ब्राउन कलर का गैस होता है, और जब ये डाइमर बना लेता है तो फिर ये कलर खत्म हो जाता है ना, मालूम है आप लोगों को, ये सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है, डन। लेकिन हेलोजन फैमिली इस वाले मिथ को बिल्कुल तोड़ती है ना, कि जितने पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है वो कलर्ड होते हैं और डायमैग्नेटिक कंपाउंड कलरलेस होते हैं। इस मिथ को जो है ना बिल्कुल तोड़ देती है कौन, बिल्कुल खत्म करती है कौन सी, हमारी हेलोजन फैमिली। बिकॉज हेलोजन फैमिली में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोरीन गैस, ठीक है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन गैस की बात कर लेते हैं, ब्रोमीन का गैसेस फेज में ही डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पे आयोडीन का भी। तो अपने को पता है कि यार इनके कलर मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किए थे सॉल्ट एनालिसिस में, आपको मालूम है कि ये कैसा होता है, ये लाइट येलो कलर का गैस होता है, ये ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। ये आपका ब्राउन वेपर्स है या रेड ब्राउन वेपर्स है, और ये भी कैसे है, ये भी आपका वायलेट वेपर्स है। वेपर्स इसलिए लिख दिया क्योंकि ये वेपराइज होकर ही बनेगा, लिक्विड से वेपर में जाएगा, और जो गैसेस फेज में उनको पहले से ही गैस लिख दिया है ना, ठीक है, लिक्विड से गैस में या सॉलिड से वेपर में जाएगा, तो उस तरीके से लिख दिया। तो ये कलर इस तरीके से आते हैं इनके कलर, और ये खास बात ये है कि ऑल आर डायमैग्नेटिक, है ना। कभी आपसे पूछा जाए कि कोई डायमैग्नेटिक कंपाउंड है और वो कलर्ड है, उसका एग्जाम्पल बताओ, तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हमारे हेलोजन फैमिली के ही हैं, डायमैग्नेटिक कंपाउंड जो कि कलर्ड है। सो ये क्या होता है, ये ऑल आर कलर्ड, है ना। अब जेई 2004 में, है ना, 44 कह रहा हूँ, जेई 2014 में IIT एडवांस के पेपर में, है ना, एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया कि उन्होंने जितना इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई है इतनी तो उन्होंने लिख दी थी, उन्होंने लिखा हुआ है, उनका कहना ये है कि उन्होंने पहले ही लिखा है, फ्लोरीन लाइट येलो है, Cl2 ग्रीनिश येलो है, ये सब उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा ये कलर का जो वेरिएशन है, मतलब ये क्यों है, टॉप टू बॉटम जाने पे कलर इस तरीके से वेरी क्यों कर रहा है ना, अभय कुमार, है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे कलर वेरी क्यों कर रहा है। हाँ बोलो, क्या किसी पूछना किसी को। सर एनसीईआरटी में ब्रोमीन का कलर रेड दिया हुआ है। हाँ रेड ब्राउन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, रेड ब्राउन कलर लिख देते हैं, है ना, रेड ब्राउन ही लिखा होगा, रेडिश ब्राउन लिखते हैं कलर, है ना, रेडिश ब्राउन कलर ही लिखते हैं ना उसमें, मैंने वहाँ भी रेडिश ब्राउन ही लिखा है, किसमें, सॉल्ट एनालिसिस में, यहाँ लिख दिया होगा ब्राउन, है ना, ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट तो नहीं है ना। सुमित, रोशन। सर ये पोलराइजिंग पावर के कारण तो नहीं है कहीं? नहीं, पोलराइजिंग पावर का रीजन नहीं है, ठीक है। इसका जो रीजन निकल के आता है, जैसे इसका जो रीजन निकल के आता है, उन्होंने जो ऑप्शन बनाए थे बड़े सरप्राइजिंग ऑप्शन थे, MOT के ऑप्शन थे, है ना। अपन लोग देखें क्या उसमें, एक बार हेलोजन फैमिली की सीट में देखें क्या, है क्या वो क्वेश्चन, किसी ने भेजी थी ना मुझे हेलोजन फैमिली की सीट पिछले क्लास में, एक चलो देखो, हाँ IIT पर क्या, सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आवाज कम आ रही सर। सर आपको या तो कोई सेटिंग चेंज करिए या फिर माइक कोई दूसरा यूज करिए सर, हमेशा कम आती है आवाज सर। आवाज अब सही आएगी, चिंता मत करो ना, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ पर MOT की हम लोग बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इनके कलर को समझाया जा सकता है, और उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले ही दिए थे। तो जो F2 होता है वो कौन सा होगा,
F2 का Z का वैल्यू क्या आएगा, Z का वैल्यू कितना आएगा, 9 + 9 यूज करके 18 यूज करोगे, है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों का एमओटी जो है ना वो आया होगा, और वो क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा 2s स्टार 2, ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, सर एक रेफरेंस बुक में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। किसमें? सर एक रेफरेंस बुक है हाँ, एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है हैलोजेंस क्यों कलर्ड होते हैं हमेशा। यही दिया होगा फिर, है ना। क्या दिया हुआ है इन्होंने? All halogens are colored due to the absorption of radiations in visible region, which results in the excitation of outer electrons to higher energy level. By absorption, different quanta of radiations, they display different colors. बिल्कुल बिल्कुल, बताता हूँ आपको। तो ये ऑक्सीजन वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था जिसमें सिग्मा 2 पीरियड क्या होता है, पहले आता है ना, उसके बारे में रहता है। यहाँ पे 2py होगा और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz होगा। दिख रहा है आप लोगों को, सिग्मा स्टार 2pz इस तरीके से। नाउ इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 इस तरीके से रहेगा। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं ताकि अपने को समझ में आएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिख दिए जाते हैं ऐसे, है ना। ये जो ऑर्बिटल होती है, ये वाली जो ऑर्बिटल होती है, ये ऑर्बिटल हमारी क्या होती है, इसको हम लोग HOMO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो लास्ट में जो बचा हो, जो कि वैकेंट है, खाली है, ठीक है, ये कहलाती है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड जो कि वैकेंट है ना, वैकेंट वाले को अनऑक्यूपाइड बोलते हैं और फिलअप वाले को ये बोलते हैं। अब मैंने खुद ही ए फेज में पढ़ाया हुआ है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी कंपाउंड आपको कलर कब दिखाई देता है, कोई भी कंपाउंड का। जैसे मेरा शर्ट अभी रेड है, तो रेड दिखाई जाने का जो रीजन है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ना आपको रेड दिखाई दे रहा है, ब्लॉक, है ना। तो ये रेड तभी दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर पड़ने वाली जितनी भी लाइट है, सभी लाइट जो है ना वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हुई। केवल रेड कलर के जो फोटॉन्स हैं वही केवल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचते हैं। तो व्हाइट लाइट का वो पार्ट जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। व्हाइट लाइट का पार्ट जो एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब होने के अलावा जो पार्ट बचता है, वो वाला पार्ट हमारे आंखों तक पहुंचता है, और हम बोलते हैं कि वो लाइट नजर आ रही है, वो कलर नजर आ रहा है। आप सबको ये भी मालूम होगा कि ये 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे विबग्योर में इस तरीके से V से लेके R तक जाओगे तो कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, एक तरह से वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हम इसे 4000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं, इसको लगभग हम लोग 8000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। और आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, SC/λ। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर आप यूज कर लीजिए 12400 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, दैट विल गिव यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है इसकी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इसकी 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है ना। तो 3.1 से लेके 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के फोटोन जो है ना वो हमारी आंख के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब देखा यह जाता है कि अगर मान लो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, अगर इस तरीके के फोटोन अगर मान लो एब्जॉर्ब हो गए, हाई जो कि हाई एनर्जी फोटोन है, वेवलेंथ कम है इनकी, तो ऑब्वियस सी बात है इस रीजन में जो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ये रीजन वाले दिखाई देंगे, है ना। ये वाले रीजन वाले दिखाई देंगे, है ना, इस तरीके से। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके के जो रीजन वाले जो है ना वो जो है ना वो दिखने लगते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच के फोटोन जो है ना वो हमें दिखाई देते हैं। और हमें कहते हैं कि लोअर एनर्जी का फोटोन जब एब्जॉर्ब होगा तो हायर वाला दिखाई देगा, हायर का होगा तो लोअर वाला दिखाई देगा। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। इस वाले पार्ट पे कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, कि अगर लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल एब्जॉर्ब हो गए तो हायर वाले दिखाई देंगे, हायर वाले एब्जॉर्ब हो गए तो लोअर वाले दिखाई देंगे। इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब आप देखो इसके जो कलर का जो वेरिएशन है, इसके जो कलर का जो वेरिएशन है ना,
वो आप देखो, आपको आप वहां से चल रहे हैं, येलो फिर ग्रीनिश येलो, फिर आपको रेड ब्राउन, और लास्ट में कैसा दिखाई दे रहा है, वॉयलेट दिखाई दे रहा है ना। लास्ट में कैसा दिखाई दे रहा है, वॉयलेट दिखाई दे रहा है। तो लास्ट वाला वॉयलेट दिख रहा है ना। लास्ट वाला जो है ना वो वॉयलेट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। चैट ओपन कर रहा हूँ, अब मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, बता देना। जिसका कलर वॉयलेट दिखाई दे रहा है उसने क्या रेड वगैरह तक के वाले पार्ट को एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। या फिर आप ऐसे सोच लो, मतलब वो है ना, इस तरीके से रहेगा, है ना। हाँ ठीक है, रेड रेड वाला जो होगा है ना उस तरीके से रहेगा ना। ओके। हाँ, ऑल कलर लाइट एब्जॉर्ब है ना, इस तरीके से रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये यही चीज, यही वाला जो पार्ट है ना वो हमें आपको यहाँ पे समझाना था, है ना। ठीक है। ओके। तो क्या लगता है आपको, नीचे जाने पर जो HOMO और LUMO के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, HOMO और LUMO के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, क्या वो एनर्जी डिफरेंस कम होगा या ज्यादा होगा। वो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए, बोलो भाई। क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, है ना, डिक्रीज कर जाएगा। तो बस यही ऑप्शन था एक्चुअली, कि टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग, टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन HOMO और LUMO लेवल क्या हो जाएगा, बोलो। वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पर ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम क्या होगा, एनर्जी जो होगा HOMO और LUMO के बीच का जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो लगातार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कम एनर्जी के फोटोन जो है ना वो एब्जॉर्ब हो गए। भाई सीधा फंडा ये है कि HOMO और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, HOMO से LUMO जाएगा ना। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके, HNU को एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, LUMO लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो इस फोटोन की लास्ट में अपने को क्या दिख रहा है, वॉयलेट दिखाई दे रहा है ना। वॉयलेट वॉयलेट जो है ना वो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हाई एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो लो वाले बच रहे होंगे, है ना। हाई एनर्जी फोटोन जो है ना वो क्या, सॉरी, वॉयलेट दिखाई दे रहा है ना, तो लो एनर्जी वाले फोटोन है, हाई एनर्जी वाले तो अपने को दिख रहे हैं, तो यानी कि लो एनर्जी वाले अपने को एब्जॉर्ब माने जाएंगे। एनर्जी स्टेट जो डिफाइन करोगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टेट HOMO LUMO का, वो किससे डिफाइन करोगे, वो डिफाइन करोगे, है ना, उनके एनर्जी से ही डिफाइन कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, ये रहेगा, ये लिखा ऑन मूविंग एनर्जी गैप लिखना था, एनर्जी गैस लिखते हैं, एनर्जी गैप ना, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एनर्जी गैप बिटवीन HOMO LUMO लेवल जो होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हेलो, क्या इस तरीके से आपको ये काम करना होगा। ओके, अब कुछ लोगों के स्वाति रोहे IIT, हाँ बोलो क्या हुआ। हेलो, सर आवाज लैग कर रही है आपकी। यस सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। आवाज लैग कैसे कर रही है मेरे सर में यार, इंटरनेट भी सही आ रहा है सर आपका और माइक सही नहीं है। माइक सही नहीं लग रहा है। माइक यार परफेक्ट, माइक में कोई इशू नहीं है, माइक में दिक्कत नहीं है। माइक में बैटरी वगैरह भी सही है, प्रॉपर आ रही है। अभी तो इससे पहले क्लास ली है,
एक काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं एक सेट दो ही सेटिंग है माइक में, मैं वो चेंज कर देता हूँ एक बार, रुको। मैं वो करके देख लेता हूँ। हेलो, अब देखो अब कैसा आ रहा है आवाज? कम हो गया सर आवाज। हाँ, इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए तो इसको इस सेटिंग को यूज नहीं करता हूँ। अभी कैसा आ रहा है? थोड़ा सा मैं पास आ जाता हूँ, तो अभी कैसा आ रहा है? बहुत लो ही आ रहा है सर। हाँ, तो अभी आज पता नहीं क्या होगा। अब देखो कैसा आ रहा है? अब बहुत हाई है सर। सर आवाज तो ज्यादा हो गया मगर बहुत फटा आवाज आ रहा है सर। एक मिनट रुको, अभी देखो अभी कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? सही नहीं है सर। इसको क्या हो गया यार अचानक है और इस पर, और तो यहाँ पे किसी को इसमें एक ऑप्शन तो ये था, दो ऑप्शन थे क्वेश्चन में, उन्होंने एक तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है और एक स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि पाई स्टार और सिग्मा स्टार के बीच का जो गैप है ऐसे करके नाम लिखा है, बिकॉज HOMO जो ऑर्बिटल थी वो कौन सी थी? पाई स्टार थी, और LUMO कौन सी थी? वो सिग्मा स्टार थी। इसके बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है, ऐसे करके उन्होंने दो ऑप्शन A और B, दो ऑप्शन जो है ना वो दिए थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे किसी को अगर है ना फिर भी डाउट है तो हैंड रेज कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, हाँ बोलो। सर आपने ये ऊपर LUMO में क्या लिखा है? कहाँ पे? ये सर ऊपर, हाँ वो ये रेड सर्कल के अंदर। वो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है, खाली वाला, आखिरी में आता है ना, सिग्मा 2pz स्टार। ओके सर। जब MOT लिखते हैं ना, सिग्मा 2pz स्टार आता है। ठीक है, ओके सर। ओम, सिद्धिका, सुमित, क्या डाउट है? सर एनर्जी, हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, एनर्जी कम होने से मतलब कलर में कैसे डिफरेंस आ रहा है, वो तो कैसे पता चलेगा? ये तो तुमको पता है ना, ये तो फैक्ट है, इसको तो बदला नहीं जा सकता। यस सर। ये उसने पहले ही लिखा, वो क्वेश्चन में लिख दिया था उसने कि ये होता है, ये तो उसने पहले ही लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब नीचे एनर्जी गैप कम हो रहा है तो हमारी रेड वाली एब्जॉर्ब हो पा रही है, ऐसा ना? हाँ वही है। अच्छा, ओके HOM सर। है ना, जो हमको दिख रहा है वो तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ना, यस सर, यस सर। तो जो हमको दिखाई दे रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो नीचे जाने पे कम होता जाएगा, इस तरीके से आ कर गया सकते। सर समझ। ठीक है, इस तरीके से। देवेश क्या भेजा है, क्या सेंड किया देवेश? देवांश, क्वेश्चन मिल गया क्या किसी को? नहीं मिला, ठीक है रहने दो। और किसी को डाउट है? सर हाँ सर मैं पूछ रहा था, मतलब कलर इसी तरह से रिलीज होगा ना कि गैप कम हो रहा है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वापस जब लोअर ऑर्बिटल में आ रहा है तो वो रिलीज कर रहा है ना एनर्जी, ना ना मतलब ना 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 नहीं रेडिएशन। नहीं नहीं, जब व्हाइट लाइट पड़ी थी ना, उसका जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया यस उसका सर। बचा हुआ तुमको दिख रहा है, वापस आने कोई टेंशन नहीं है यहाँ, है ना। अच्छा वापस आने वाली ठीक बात है सर। कहाँ पे बोली जाएगी? वापस आने वाली बात बोली जाएगी अल्कली मेटल वाले केस में। जो अल्कली मेटल्स अच्छा का, मतलब अल्कली लोअर। मेटल का जो, हाँ अल्कली मेटल का जो फ्लेम टेस्ट आता है ना, उसमें यस सर। वापस आने वाली बात बोली जाती है, बाकी जगह पे वापस आने वाली बात नहीं बोली जा रही है कलर समझाते समय, ओके सर। है ना। वापस आने वाली बात वहीं बोली जाती केवल। ठीक है, यस सर। नाउ आगे बढ़ते हैं और इसमें अब लोग बात करते हैं अभी इसके लिए कलर वाला कंप्लीट कर दिया मैंने। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं कुछ डिस्कशन करूंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी रेडॉक्स ही पढ़ाया हूँ, तो वो तो आपको पता ही है, बस आप लिख दो केवल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना, इन जनरल क्या होता है बोलो? इन जनरल -1 होता है, बाकी जब आप F का -1 होता है, F2 में 0 होता है, बाकी पॉजिटिव दे सकता है। ये सारे डिस्कशन क्लास में हुए है ना, एक सेकंड भी यहाँ नहीं खराब करूंगा, पूरा रेडॉक्स टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हुआ है अभी क्लास में जस्ट इससे पहले। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी जो है ना, अगर आप देखोगे तो सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक को का जो लेक्चर देखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको Cl- आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन पढ़ाए हुए हैं,
वो वाला लेक्चर आप देखो, दोबारा से देख लो अगर याद नहीं है, और रिपीट कर लो, उनके कॉपी नोट्स को देख लो, और उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। मैं जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन है F2, Cl2, Br2 और I2, ठीक है। ये इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, और इनकी जो SRP वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं, वो भी इसको सपोर्ट करती हैं। 2.87 वोल्ट और 1.36 वोल्ट, 1.06 वोल्ट और 0.54 वोल्ट, ठीक है। तो SRP वैल्यू के बेसिस पे समझाया जा सकता है ना। ये भले केमिस्ट्री में बोला जाता है कि वाई फ्लोरीन एटम हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पावर इन केस ऑफ हैलोजन, तो हम लोग उसका जो एनर्जी रीजन देते हैं वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ही देते हैं, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से देते हैं, या फिर SRP वैल्यू से देते हैं। ये अपने आप को F माइसाइन में लाएगा जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ये Cl माइसाइन में आएगा, ये ब्रोमाइड आयन में आएगा, ये आयोडाइड आयन में आएगा। अपने को पता है कि ये सबसे जल्दी वापस जा सकता है, ठीक है, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, ये बिल्कुल ही नहीं जाता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे आपने रिड्यूसिंग पावर भी सीखा था, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयन, है ना, ये भी सीखा था आपने। और आपने देखा था कि आई माइसाइन का रिडक्शन पावर सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमाइड का है, फिर क्लोराइड का है, फिर फ्लोराइड का है। सब इससे सबसे कम किसका होता है? F माइसाइन का होता है। कोई है जो F माइसाइन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? याद है आप लोगों को? ठीक है, मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ। आप कोई बताया क्लास में कि याद है आप लोगों को? किसको याद है कि फ्लोराइड आयन को कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है? श्रेयांश, देवेश, सुनील। N3 माइनस आयन। अरे कौन सा? N3 माइनस आयन, अजाइड आयन। जेरेट आयन XeO4। यही तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोगों को कुछ भी ये सब चीजें जो है ना आजकल, मतलब काफी ये सब प्रोबेबल है आजकल, है ना। क्या हो गया, लेट्स बोलो तुम्हारा क्या आंसर है? हाँ, याद नहीं है? H4 लिथियम आयन। नहीं, बेकार है यार, तुम लोग डिसअपॉइंट करते हो यार, मतलब नहीं है इसका मतलब, बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसका मतलब रिवीजन यही हुआ ही नहीं है, देखा ही नहीं है सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स। H4XeO6। H4XeO6 है ना, तो H4XeO6 होगा। हाँ, ये आ गया ना, इसने किसी ने भेजा है मुझे अभी। किसने? 2017 एडवांस में क्वेश्चन था, आई थिंक आंसर इज A और D, है ना। किसने भेजा है? देवांश ने भी भेजा है। आंसर इज A और D। किसने भेजा था ये व्हाट्सएप पे आ गया मेरे को, है ना। द क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2000, क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2017, यहाँ से आया क्वेश्चन, है ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये 14 का नहीं है, ये क्वेश्चन है JEE 2017 का है। एडवांस में, और इसका आंसर वही आ रहा है, डिक्रीज ऑफ इन पाई स्टार सिग्मा स्टार गैप और डिक्रीज इन HOMO LU गैप डाउन द ग्रुप जाने पर, आ रहा है, यही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो थैंक यू जिसने भेजा है। मैंने बोला था कि है मतलब क्वेश्चन, इसको रख लेता हूँ मैं कहीं पे, है ना। ओके, तो ये ठीक है, आंसर आ गया उसका। आंसर A और D ऑप्शन दे रखा है उसमें, कोई समस्या नहीं, आ जाएगा। IT देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये किसी बुक में है, जो प्रीवियस ईयर के जिनके क्वेश्चन होते हैं उनमें दे रखा है, ठीक है। तो 2017 का JEE का क्वेश्चन है, और देख लेना आप लोग। एक मिनट रुकना, कैन बी कनेक्ट द व्हाट्सएप।
क्वेश्चन नंबर 23, कुछ विजिबिलिटी है? अब थोड़ा आ गया, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 23, द कलर ऑफ X2 molecules group 17 changes gradually from yellow to violet down the group, है ना? तो ये इस तरीके ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, है ना? अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसके बारे में इस साल भी आया, आपको पता है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 23 नंबर JEE 2017 एडवांस का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सॉल्बिलिटी ऑफ हेलोजेंस इन वाटर है ना, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम बात करें F2 का, Cl2 का, Br2 का और I2 का, तो ये जितने भी है ये है ऑल आर नॉन पोलर स्पीसीज। ये सारे नॉन पोलर स्पीसीज होते हैं। और लाइक डिजॉल्व लाइक का फंडा अगर यूज करें, लाइक डिजॉल्व लाइक का फंडा अगर यूज करते हैं, तो नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में सॉल्बिलिटी कम होती है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि इन जनरल halogens have less solubility in water which is polar in nature। ठीक है, दूसरी बात जो है ना यहाँ पे वो ये है कि halogens have, है ना, halogens have more solubility in organic solvent like CCl4, CS2, CSCl3, है ना? इन सब में जो होता है अच्छा खासा इनका सॉल्बिलिटी होता है, which become basic criteria of organic layer टेस्ट ऑफ हैलाइड आयंस। याद है आप लोगों को? अपन ने ब्रोमीन के लिए ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट किया था, है ना? याद है? ब्रोमीन के लिए अपन लोगों ने क्या किया था? ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट किया था ब्रोमीन के लिए। सबको याद होगा, मेरे हिसाब से याद होना चाहिए वो, है ना? ब्रोमीन और आयोडीन का एक ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट किया था, उसमें जो Br2 बनता था और जो I2 बनता था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लेयर में क्या हो जाता था? डिसॉल्व हो जाता था, है ना? तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से ये है, हेलोजेंस हैव मोर सॉल्बिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4, CS2, CSCl3 और भी एसीटोन वगैरह जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उनमें। क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं? बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? बोलो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वो नॉन पोलर होंगे, और ये भी नॉन पोलर है, ठीक है? लेकिन अगर सॉल्बिलिटी की बात करें तो क्या होता है? इन जनरल solubility of halogens decreases down the group। डाउन द ग्रुप जो है ना वो डिक्रीज करता है ना? इसकी जो सॉल्बिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। फ्लोरीन वगैरह जो है ना वो हाईली सॉल्युबल है ना? अगर और ये तो इनके एक पॉइंट करके मैं बता देता हूं आपको। F2 is highly soluble in water। soluble क्या होता है कि it is in fact react with water। ये एक्चुअली पानी से रिएक्ट करता है। soluble क्या रिएक्ट हो जाता है, रिएक्ट विद वाटर
और वो भी एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है। थर्मिकली even at low temperature to give mixture of ऑक्सीजन एंड ओजोन, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रिएक्शन में किसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन और ओजोन दोनों बन सकता है या मिक्सचर बन सकता है। तो फ्लोरीन जब पानी में डिसॉल्व कराया जाता है तो एक्चुअली डिसॉल्व क्या होता है, ये तो रिएक्ट ही कर जाता है यार, है ना। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, 2F2 ले लेना, जब 2 लेना तो O2 बनाना, समझे। जब 3F2 लेना तो 3 वाटर भी लेना। बहुत आसान है याद करना, कभी एक बार बता दे रहा हूँ, कभी भूलोगे ही नहीं, ये सिंपल है। जब 2F2 लेना 2H2 लेना तो O2 बनाना, जब 3F2 लेना 3H2 लेना तो O3 बनाना। बाकी फिर कहो सर बाकी बचाओ, बाकी बचाओ, कोई दिक्कत नहीं, बन गया देखो 4HF, यहाँ बन गया 6HF, कभी नहीं भूलोगे आप। जब आपको O2 बनाना हो तो 2F 2H2 O2, जब आपको O3 बनाना हो तो 3F 3H2, बाकी HF बनेगा ही। जब F2 ऑक्सीडाइज होगा, जब फ्लोरीन किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपने आप को तो -1 में ही ले जाएगा, तो HF ही बना सकता है और कुछ बना नहीं सकता। इसलिए दूसरा प्रोडक्ट की भी चिंता नहीं करनी कि क्या बनेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। आदित्य तो नमन के हैंड तो पहले से ही रेज है, उनको तो मैं ओपन कर देता हूँ माइक, है ना। और बाकी लोगों को कोई डाउट हो तो वो ओपन करा लें। जानवी बोलो। सर अभी आपने जो वो कलर वाला बताया था सर कि एब्जॉर्ब और जो भी बताया था, तो सर हम जो कलर व्हील का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो भी उसी पे बेस्ड होता है ना? उसी पे है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का भी कॉन्सेप्ट है ना। लो एनर्जी वाले एब्जॉर्ब तो उसके उल्टे वाले दिखाई देंगे ना, रिवर्स वाले दिखाई देते हैं ना, ठीक है। कलर व्हील थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक बता देता है अपने को, यहाँ वो स्पेसिफिक वाली बात करनी नहीं थी, जस्ट बताना था ट्रेंड, तो मैंने कलर व्हील यूज़ नहीं किया। लेकिन जब मैंने वहाँ पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो मैंने कलर व्हील को यूज़ किया हुआ है, बताया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है। जिससे मैंने आपसे पढ़ाया, हाँ वही मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ओके। सर वो ह्यूमो और ल्यूमो में जो एनर्जी डिफरेंस आपने बताया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। उसका डिफरेंस बढ़ेगा, ह्यूमो ल्यूमो का जो डिफरेंस है वो नीचे जाने पे घटेगा, सॉरी सर कैसे सर, रीजन सर? नहीं, रीजन कुछ भी नहीं, रीजन नहीं, हमने प्रिडिक्शन किया है, हमें नहीं पता उसका कोई रीजन। हमें ये पता था केवल ये वॉयलेट दिखाई दे रहा आखिरी में नीचे जाने पे, ये हमको पता है, ठीक है। कॉपी है आपके पास अभी? यस सर। लिखो ऊपर, है ना, द एम ऑफ साइंस इज टू एक्सप्लेन द थिंग्स विच आर एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। साइंस का क्या मकसद है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना जो नेचर में प्रेजेंट है। तो ये जो वॉयलेट कलर का आयोडीन है ना, इसे नहीं बदला जा सकता। साइंस को वॉयलेट नहीं समझाना है, साइंस को वॉयलेट क्यों होता है वो समझाना है। वॉयलेट है उसको, उससे प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो फिर हमको याद रखना है। हाँ बिल्कुल, वॉयलेट है उसको प्रॉब्लम नहीं है हमको। वॉयलेट क्यों है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि इस आयोडीन के कंपाउंड ने, आयोडीन मॉलिक्यूल ने क्या किया होगा, इधर जो लोअर जो ये वाला स्पेक्ट्रम है, इस तरफ वाला, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है इधर वाला, वायलेट, येलो और ऑरेंज टाइप का जो स्पेक्ट्रम है, इस साइड वाले फोटोन को, लो एनर्जी वाले फोटोन को एब्जॉर्ब किया होगा, तभी उसके हाई के दिख रहे हैं। अगर हाई के दिख रहे हैं तो डेफिनेटली लो वाले एब्जॉर्ब हुए होंगे। तो लो वाले एब्जॉर्ब होने के लिए स्टेट एनर्जी स्टेट 1 से एनर्जी स्टेट 2 में जब वो जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होगा, है ना, उस तरीके से यहाँ पे यहाँ जाने पे क्या होगा, एनर्जी स्टेट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तभी जाके कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। माइक बंद करो, बाकी भी आदत भी बंद करो, है ना। हाँ, अब किसको प्रॉब्लम, बाकी लोगों को हो ही गया होगा लगभग, ठीक है ना, सारे लोगों को डन। तो मैंने ये बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है। क्लोरीन मतलब जो है ना, ये तो इसके लिए हो गया है ना, और इसमें बोलते हैं कि इसके बाद है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है। Cl2 Br2 की लगभग क्या सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक ठाक ही है, और आप लिख सकते हैं कि Cl2 एंड Br2
आर फेयरली सॉल्युबल, मतलब ठीक ठाक सॉल्युबिलिटी है इस तरीके से, फेयरली सॉल्युबल, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो है, सॉल्युबल इन वाटर टू गिव क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर। क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर को किसके लिए टेस्ट किया हुआ है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है ना। देखो होगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई होगी, अभी एल्केन वगैरह पढ़ाया नहीं पढ़ाया गया। ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है, कौन डिकलराइज करता है, एल्कीन करता है या वो करता है, बेंजीन करेगा। पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाया गया होगा, एल्कीन कर देगा, ब्रोमिनेशन वगैरह बताया गया होगा सारा कुछ, है ना। तो ये मैंने बताया क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर के बारे में, तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं, है ना। आयोडीन के लास्ट पॉइंट मैं कर रहा हूं, आयोडीन इज very less soluble in water, ठीक है। to increase solubility of iodine in water, we should add Ki, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Ki को मिलाते हैं ना। तो Ki के मिलाने से क्या होता है, Ki को मेरा, हाँ मैं देख लिया सबका, टाइम हो रहा है, मैं एक मिनट, ये मैं बता रखा है। Ki हमेशा आपने जब देखा था, अभी आपने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा था, अभी मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन वगैरह का बताया था, सब जगह जब भी आयोडीन बना हमने Ki मिला दिया, और मैंने डिस्कस भी किया है क्लास में कि आयोडीन सब्लिमाइट कर जाता है, उसको वहाँ से उसकी सॉल्बिलिटी भी कम होती है, उसको बचाने के लिए हम लोग Ki एक्सेस में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने क्लास में दिए हुए हैं जहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि मतलब जो है ना, आयोडीन का अगर टाइट्रेशन कराना तो Ki एक्सेस में रखना, जहाँ बना हुआ आयोडीन और बचा हुआ Ki आपस में मिलके क्या करता है, Ki3 बनाता है। Ki3 का क्या कलर था, येलो ब्राउन कलर था, है ना। तो Ki3 में जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है, ऐसे ही है, बोलो Ki3 कैसा कंपाउंड है, Ki3 आयनिक कंपाउंड है, यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है, तो आयनिक कंपाउंड का तो वाटर में सॉल्बिलिटी अच्छा खासा होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे जाने पे लगातार सॉल्बिलिटी क्या होती जा रही है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, इन जनरल ये वाला पॉइंट, इन जनरल कम होती जा रही है ना, इन जनरल कम होती जा रही है, वैसे भी कम होती है लेकिन कम में भी कम होती जा रही है। अगर पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि हेलोजन पार्टिकल या किस में सॉल्युबल है, और 4 ऑप्शन बने हुए हैं, ज्यादा सॉल्बिलिटी या हाईएस्ट सॉल्बिलिटी पूछेगा, तो उन चारों ऑप्शन में जो नॉन पोलर स्पीसीज होगी उसमें आपको सॉल्बिलिटी ज्यादा लिखनी है, ठीक है। आगे बात समझ में, जिसमें, और अगर ऑर्डर पूछा गया है तो ऑर्डर वाटर सॉल्बिलिटी का जो ऑर्डर है, तो वाटर सॉल्बिलिटी का अगर आपसे वाटर सॉल्बिलिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो क्या आएगा, F2 Cl2 Br2 और I2 आएगा। और अगर आपको पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए सॉल्बिलिटी इन CCl4, तो ऑर्डर ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब फ्लोरीन तो रिएक्ट कर रहा है, फ्लोरीन को अगर ना भी रखना चाहो, हो सकता है आपको जब कोई क्वेश्चन बनाए तो हो सकता है फ्लोरीन को ना दे आपको, है ना, फ्लोरीन को ना दे क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट कर रहा है, तो हो सकता है इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हो सकता है आपको फ्लोरीन का ना दिया जाए बताते समय, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। अब किसी को डाउट हो तो हैंड रेस कर दो। अभय और स्वाति का मुझे लगता है हुआ है हैंड रेस, बोलो। आवाज नहीं आ रही, बंद करो माइक, बंद करो, नहीं आ रही आपकी आवाज, हाँ बोलो। तो सर वो ऊपर F2 वाले पॉइंट में सर उसमें वो लो टू हाई टेम्परेचर आएगा ना? कौन सा लो टू हाई? F2 वाले पॉइंट में थर्ड लाइन, इसी में इसी की बात कर रहे हो ना सर फ्लोरीन पॉइंट। यस सर, F2 is highly solvent water. It is in fact react with water exothermally even at low temperature. हाँ बोलो। सर लो टू हाई आपने, लो टू हाई मतलब वो लो टू टेम्परेचर, इवन एट लो टेम्परेचर, अच्छा लो टू लिख दिया है, टू नहीं करना था मुझे, इवन एट लो टेम्परेचर, ओनली लो टेम्परेचर पे। वैसे भी एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होगा
उसकी वो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कहाँ पर होगी? लो टेम्परेचर पर ही होगी। हीट रिलीज हो रही ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे पीछे चली जाती है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर भी डिक्रीज होगी ना टॉप टू बॉटम। पोलराइजिंग पावर मतलब ये तो सर जैसे पोलराइजिंग पावर इनका नहीं होता है, पोलराइजिंग पावर कैटायंस का होता है, अल्कली मेटल कैटायंस का होगा, वो होगा, इनका नहीं होगा कोई पोलराइजिंग पावर। यहाँ नहीं लगाते पोलराइजिंग पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसको कहाँ यूज करना वो देखो ना, कहाँ पे क्या यूज करना। और किसी का डाउट बचा है? सुनील का क्या है? हर्षित क्या पूछ रहे हो? हो गया? अपन solubility देख रहे हैं ना, वो कैसे देख रहे हैं? क्या सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं ना सर कि ऊपर से नीचे जाने में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, हाँ, तो अपन ये किस बेसिस के ऊपर कह रहे हैं? ये किस बेसिस पे कह रहा है? एक्चुअली रीजन जो है सॉल्बिलिटी का, वो ये रीजन एक्चुअली जो जब रिएक्ट करता है ना हैलोजन पार्टिकल, तो जैसे Cl2 की बात करें तो Cl2 बेसिकली इस तरीके से रहे, Cl2 प्लस H2O का मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ। तो Cl2 प्लस H2O में जो रिएक्शन है उसमें ऐसा कुछ सिचुएशन है, हाइड्रोलिसिस होती है, ये जाके इसकी वैकेंट, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सबको पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना इसके पास। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है HCl बनाता है और HOCl बनाता है, ऐसे बनता है। तो ये रिएक्शन होती है ये वाली, है ना। तो Cl2 प्लस H2O HCl होगा। रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही है? तो HCl प्लस HOCl बनाता है ना। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, पहले बताओ। सर है रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसका एक इसका पोटेंशियल भी होगा। ई सेल वैल्यू होगी नहीं होगी इसकी, बोलो। यस सर। तो इसकी ई सेल वैल्यू जो आती है ना, वो ज़्यादा नेगेटिव आती है। फिर जब हम Br2 पे जाते हैं तो Br2 की भी नेगेटिव आती है, सॉरी Br2 का भी नेगेटिव आता है, लेकिन उस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम नेगेटिव आता है। डेटा भी दे दूंगा, मुझे आज मैं ढूंढ रहा था भाई, वो जब आपकी क्लास शुरू किया तब मैं देख रहा था, मुझे याद आ गया था कि डेटा ज़रूरत पड़ सकती है आज क्लास में, मिला नहीं अचानक, है ना। कल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में। जब I2 को देखते हैं ना, तो ये आता है HI प्लस HOBr आता है, अरे यार, तो ये HOI आता है। इसका जब E0 सेल देखा गया, ठीक है, तो इसका E0 सेल की वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो इसका जो डेल्टा जी आएगा वो डेल्टा जी जो आएगा, सॉरी नेगेटिव, उल्टा लिख गया यार, सॉरी टाइम जल्द हो रहा है ना। तो इसका ई सेल पॉजिटिव आएगा भाई, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इसका ई सेल पॉजिटिव आएगा, इसका ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, इसका कम पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी नॉट जो होगा वो नेगेटिव आएगा। इसका ई सेल जो आएगा नेगेटिव आएगा एक्चुअली बच्चों, इसका ई सेल नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी कैसी आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी। इसलिए यार ये इसमें से जो थर्ड रिएक्शन है ना वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, समझे। तो सर सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि जिसके अंदर अपन डाल रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करना। इसमें हो रही रिएक्शन, इसमें रिएक्शन होती है एक्चुअली, इनकी ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग पावर है, तो ये वाटर से एक्चुअली रिएक्ट करते हैं। पानी में नॉन रिएक्टिव टाइप के नहीं पड़े हुए हैं। अपन बनाते हैं ना क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर बनाते हैं, तो क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर एक्चुअली क्या होता है, क्या बताया मैंने क्लास में, HOCl HOBr होता है, मैंने यही समझाया क्लास के अंदर। यस सर, है ना, समझाया था। तो HOBr HOCl ऐसे ही तो बनता है, इसी तरीके से तो बनता है। तो अच्छे खासे इनकी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होती है, तो पानी में डिजोल्व करने पे पानी को ही ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं एक्चुअली। इनकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दूंगा, आप चिंता है मेरे पास इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं दे दूंगा। ओके, अब क्या बचा, अभी भी किसी का डाउट बचा हुआ है क्या, बताओ भाई। सर कोचिंग हम सर ये एक बात बोलना है सर, हम लोग क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं क्या सर? क्लास की फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वीक में बढ़ा देंगे, चिंता मत करो। सर क्लास वीक में 3 ही क्लास लगती है, तो सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। करा देंगे 4 फ्रीक्वेंसी कर देंगे, है ना, कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। हम लोगों को भी चिंता, आप चिंता मत करिए, हम लोगों को भी चिंता है, लेकिन वही है कि अगर इसमें से ऐसी कोई भी बात जो है ना मैंने नहीं बोली है, जो नहीं पर आप लोग खुद देख रहे होगे
कि ऐसा कोई भी बात नहीं बोला जो कि बेकार में बोलना था या ऐसे टाइम पास कर रहे थे, है ना, ऐसा नहीं था। पढ़ाने के लिए ये सब कंटेंट जरूरी भी है ना, ठीक है, कर ले जाओगे आप, चिंता मत करो। आपका जब दूसरा वाला जो वो होगा ना जेई मेन, उसमें आप अल्टीमेट परफॉर्म करोगे आप सब लोग, है ना। और इनॉग्रेट में तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। जब ये सब कुछ पढ़ लोगे, 2-3 बार जब रिवाइज कर लोगे ना, तो अल्टीमेट हो जाएगा आखिरी में आते आते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दूसरे साल हाँ बोलो सर, कोचिंग कब खुलेगा? इसका कोई आइडिया नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पूछो, है ना। सर ये I2 की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है तो हम ऐसा कर सकते हैं सर कि वो मतलब लाइट जरूर पड़े। पोलराइजिंग पावर के पीछे क्यों पड़े? I2 की नहीं होती, सर उसका सुन यार तू पहले सुन, रुक जा। I माइनस आयन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, I2 की नहीं होती। I माइनस आयन की होती है। वो पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? आयनिक कंपाउंड में आता है, NaI, लिथियम आयोडाइड, ये सब में आता है, ठीक है। यहाँ नहीं आएगा, हाँ वो यहाँ नहीं आएगा, है ना, उसको यहाँ मत लाओ, ठीक है। फजान रूल को यहाँ नहीं लाना है। और बताओ, ठीक है। और किसी को डाउट बचा जल्दी बोलो। 29 है ना, हो गए। देवेश जैन क्या हुआ? सर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉस्फेट्स क्या होते हैं? बताएं क्लास में, तुम देखना। सॉल्ट एनालिसिस में हैं? सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाए, देखना, पढ़ा रखे हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, मैं अब एंड कर रहा हूँ क्लास, है ना, ओके।